नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 14 एक थी स्वाति का भाषा अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने भाषा माधुरी का पाठ नंबर 14 हमने पढ़ा भी था, समझा और उसका पाठ के पीछे का अभ्यास कार्य किया था। तो आज से जो है हम भाषा अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो सब बच्चे अपने भाषा अभ्यास निकाल कर बैठें और मेरे साथ जो है आप काम करते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिए, दिए गए उदाहरण की तरह शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। अब यहाँ पर शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है पढ़ाई लिखाई। ये आपको मैंने बताया था ना कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस नीचे लिटी हुई लकीर को हम बोलते हैं योजक चिन्ह, बोलते हैं योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह को हम जब ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है तो इसको जो है हटाकर हम और का प्रयोग करते हैं। कि किसका प्रयोग करते हैं? और। पढ़ाई और लिखाई यानी कि दो बातें हैं ये अलग अलग, उन दोनों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और अगर हम योजक चिन्ह नहीं लगाते तो हम उसका जगह क्या लगाते हैं? और। ऐसे शब्दों में। तो अब यहाँ पर उदाहरण हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम माता पिता। माता और पिता क्या है? माता और पिता। ख भाई बहन, योजक चिन्ह की जगह और लगाएंगे भाई और बहन। ठीक है। नेक्स्ट ग दादा दादी, योजक चिन्ह की जगह हम दादा और दादी, दादा और दादी। इसी प्रकार से घ शब्द है चाचा चाची, चाचा और चाची, चाचा और चाची, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि दो शब्दों को आपस में जोड़कर जब लिखते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग करना चाहते हैं, करना हो तो हम इसमें और का प्रयोग करते हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गई सब बच्चों को? तो इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। इनको बोल बोल कर पढ़ना है। जैसे क स्वाति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। क स्वाति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। ख उसे कौन सी कक्षा में प्रथम स्थान मिला था? उसे कौन सी कक्षा में प्रथम स्थान मिला था। ग स्कूल में छात्रावास था। स्कूल में छात्रावास था। घ लड़कियां क्या ध्यान से सीखती थी? लड़कियां क्या ध्यान से सीखती थी। तो ये हमने वाक्यों को बोल बोल कर पढ़ा, है ना। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। आप वाक्यों को पढ़ते समय उन जगहों पर रुक सकते हैं जहाँ विराम चिन्ह, जिसे हम इन्हें जहाँ पूर्ण विराम प्रश्नसूचक चिन्ह आए हैं, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। देखो हम यहाँ पर रुके, बहुत अच्छी थी, विराम चिन्ह आया। फिर स्थान मिला, ये प्रश्नसूचक आए, यहाँ रुके। फिर छात्रावास था, यहाँ पर रुके, विराम चिन्ह था। फिर यहाँ पर प्रश्नसूचक चिन्ह था, यहाँ पर रुके ना। तो इन सारे शब्द वाक्य में हमने जो है जहाँ पर पूर्ण विराम आया या प्रश्नसूचक चिन्ह आए वहाँ उसके बाद हम जो है हमने थोड़ा सा विश्राम किया, इसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में सही विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम और प्रश्नसूचक चिन्ह लगाइए। हमने इन वाक्यों को पढ़ना है और देखना है कि कहाँ पर जो है सरल वाक्य है, उसके बाद सरल वाक्य है तो पूर्ण विराम लगाएंगे। अगर प्रश्न पूछा गया है तो हम प्रश्नसूचक चिन्ह लगाएंगे। तो अब देखिए पहला है क भावना सैर करने गई है।
ये कैसा वाक्य है? बिल्कुल सरल वाक्य है, पूर्ण विराम। इसके बाद हम रुके। ख, क्या तुम स्कूल जाओगे? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, तो लास्ट में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट, ग, तुम क्या पढ़ रहे हो? यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया, क्या? तो हमने वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया। फिर नेक्स्ट आता है घ, बच्चे चुपचाप बैठे हैं। साधारण वाक्य, सरल वाक्य, पूर्ण विराम। अड़, क्या आप खाना खाएंगे? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया फिर से, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया, उल्टी कड़छी का निशान। ठीक है, तो इसमें हमने जहाँ जहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह कहाँ लगे, जो वहाँ पर प्रश्न पूछे गए, और जो साधारण और सरल वाक्य है वहाँ पर हमने पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार बच्चों आपने समझा कि पूर्ण विराम कहाँ लगता है और प्रश्न सूचक चिन्ह कहाँ पे लगता है। तो चलिए नेक्स्ट आ जाइए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4 में है, नीचे दिए गए शब्दों में सही उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द लिखे। अब बच्चों यहाँ पर जो है एक देखिए साइड में विकल्प बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर उपसर्ग दिए हुए हैं, है ना। उपसर्ग को हमने जोड़ना है। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या है? सु, बे, नी, प्र। क्या है? सु, बे, नी और प्र, ये उपसर्ग है। बच्चों आपको मैंने बताया था कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, शुरू में लगते हैं, और शुरू में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे अब होश है, होश के आगे हमने जो है उपसर्ग इनमें से विकल्प में से ढूंढकर, सही विकल्प ढूंढकर हमने आगे लगाना है। तो देखो होश का अर्थ होश में आना है ना, तो उसका क्या बना? बे, हमने इस यहाँ से ढूंढ कर लगाया आगे बे, बे होश, तो अर्थ बदल गया इसका। इस शब्दांश के लगाने से, बे शब्दांश को लगाने से शब्द का अर्थ जो है वो बदल जाता है। पहले होश था, होश का अर्थ कुछ और था, लेकिन जब हमने शब्दांश उसके आगे उपसर्ग जोड़ दिया बे, तो बेहोश बन गया, तो उसका अर्थ चेंज हो गया। तो इससे परिभाषा हमारी क्या है? उपसर्ग की परिभाषा क्या है? जो शब्द के या शब्दांश के प्रारंभ, जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। आपको बार बार मैं बता रही हूँ ताकि परिभाषा याद रखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे भी कर पाएंगे। नेक्स्ट आता ख, डैश रक्षा। अब यहाँ से देखेंगे कि कौन सा शब्द हम ले। सु, बे, नी, प्र। बे तो हमने ले लिया, तो बे के आगे हमने क लिख दिया यहाँ पर कि क में आ गया। तो अब क्या ले गए हम? रक्षा किससे आगे? सुरक्षा। शब्द क्या होता है? सुरक्षा। तो सु को हमने लिया, सु हमने आगे लिखा, सुरक्षा बन गया ना सुरक्षा। तो सु के आगे ख लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है डैश भाव। भाव का अर्थ अलग है। अब इसमें देखेंगे क्या दो बचे? नी, नी भाव नहीं बनता, प्रभाव ये बनता है। तो प्रभाव, प्र आगे क्या लगाया हमने? प्र जमा में भाव, प्रभाव। ठीक है, चेंज हो गया, तो हम प्र के आगे ग लिख देंगे। नेक्स्ट आता है डैश डर। लास्ट शब्द बचा है शब्दांश में, बॉक्स में विकल्प में देखेंगे नी, नी से क्या बन जाएगा? नीडर। तो यहाँ पर हमने घ लिख दिया। शब्दों को हमने देखना है कि सही शब्द का अर्थ उसका निकल भी रहा है या नहीं। ऐसे ही नहीं जोड़ देना कि शब्द का जिसका अर्थ निकले, है ना। तो क्या बन जाएगा ये? नीडर। तो इस प्रकार से बे जमा में होश, बेहोश, सु जमा में रक्षा, सुरक्षा, प्र जमा में भाव, प्रभाव, नी जमा में डर, नीडर। तो इस प्रकार से हमने समझा कि उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम
उपसर्ग कहते हैं। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि उपसर्ग जो है हमेशा शब्द से पहले लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं कि जो अंत में लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है ना। तो अब दोनों उसमें अंतर है कि उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो बच्चों, आज आपने जो है इनका अभ्यास करना है। प्रश्न नंबर 4, 3, 2 रेख का, ठीक है, 1 और 3 और 4 का आपने अच्छी तरह से अभ्यास करना है, इसको लर्न करना है और लिख कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।